Good afternoon to all. Good afternoon, ma'am. Today we will learn vocabulary. First of all, tell me what is vocabulary and why we are using it. बताओ क्यों यूज करते हैं vocabulary को? कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। और रीजन बताओ कोई भी, बताओ कोई भी। एग्जैक्टली। अभी अपने पास जो ये यहाँ पे हम पहले इसका अगर मीनिंग देखें, वोकैबुलरी का मीनिंग क्या होता है? अगर हम वोकैब का मीनिंग देखें तो बेसिकली ये वर्ड जो है आपका ग्रीक लैंग्वेज से निकला है, जिसको बोल सकते हैं वर्ड स्टॉक। ठीक है, लेक्सिकन या लेक्सिस। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? एक वर्ड सुना को तुमने, फ्लेक्सिबल, सुना ना? ये पॉइंटिंग फॉर्मेट में याद करवाने की कोशिश करूं। फ्लेक्सिबल से याद रखो। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को करने के लिए आप एकदम से एक्यूरेटली उसको कर लो। अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी तो ये आपको क्या इंप्रूव करेगी कि आपके बोलने में क्या लेके आएगी? फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, बोलने में आपके अंदर क्या आ जाएगी? फ्लेक्सिबिलिटी। ये वर्ड यूज होता है लैंग्वेज के लिए, और जनरली बाकी सारे काम्स के लिए क्या यूज होता है? फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, वहां पे क्या यूज होगा आपका? फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन बोलने के लिए क्या यूज होगा? फ्लेक्सिबिलिटी। और इसी वजह से वर्ड जो ये कहां से बना है? लेक्सिकन या लेक्सिस से। वर्ड स्टॉक मतलब बहुत सारे वर्ड्स इसके अंदर होते हैं जो आप यूज करते हो कहीं पर भी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, अब जब हम वोकैबुलरी की बात करते हैं तो इसको इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। अगर आप गिने चुने वर्ड्स के साथ किसी के सामने खड़े हो गए तो कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या होगा? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप अपनी बात रख पाओगे? नहीं रख पाओगे, नहीं रख पाओगे। अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है तो आपके साथ क्या होगा? कहीं ना कहीं आप दूसरे को आगे करोगे कि तुम बता दो, आप बता दो। किसी को भी, मतलब जब आपके पास वर्ड्स नहीं होते, हालांकि आपके माइंड में ये चल रहा होता है कि ऐसा हो सकता था, यहाँ मैं अपनी बात रख सकता था, लेकिन बात कहाँ जाकर अटक जाती है कि मैं कैसे उन वर्ड्स को एक्सप्रेस करूं। एग्जैक्टली वर्ड्स क्या होते हैं, और ऐसा कब होता है? स्पेसिफिकली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ऐसा होता है, क्योंकि इंग्लिश जो वर्ड्स हैं वो हमें ऑन द स्पॉट नहीं पता होते कि कौन सा वर्ड जो है मैं कहाँ पर यूज करूं। तो वहां उस चीज को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसके लिए ये पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की। वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सेम वर्ड्स, और एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड्स। ओके, तो सिनोनिम्स जो होते हैं, अगर एक बात बताओ, एक वर्ड है, आप उसको एक वर्ड को एक बार यूज करोगे, बार बार यूज करोगे, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि हम खुद बोर हो गए उस वर्ड को यूज करते हुए? आपको खुद ये नहीं लगता कि आपको अपने बोलने चालने में कुछ अलग वर्ड्स लेके आने चाहिए ताकि उस वर्ड को यूज करने में आपको और इंटरेस्ट आए और दूसरों के सामने भी ये लगे? अगर एक ही वर्ड को, घिसे पिटे वर्ड को यूज करोगे, अभी एक एग्जाम्पल लेके अगर मैं बोलूं, थोड़ी सी टोन भी अलग करनी होती है। कुछ लोग होंगे ऐसे, देखना, जब आप किसी से बातचीत करोगे वो क्या बोलता है? व्हाट्सअप कर दे मेरे को, बोलते हैं व्हाट्सअप कर दे कुछ भी चीजों को। कुछ लोग कहते हैं टेक्स्ट कर दे, कुछ लोग कहते हैं मैसेज कर दे, कुछ लोग कहते हैं व्हाट्सअप कर दे, और कुछ लोग और भी ज्यादा ओवर बनने के लिए वो कहते हैं व्हाट्सअप कर दो। सुना आपने? उसने क्या किया? काम एक ही है, लेकिन उसको करने का क्या कर दिया उसने? बोलने का उसका तरीका चेंज हुआ। कोई, किसी ने कहा टेक्स्ट, किसी ने कहा मैसेज, और किसी ने व्हाट्सअप को भी चेंज कर दिया, उसकी टोन थोड़ी सी चेंज करके। ठीक है, व्हाट्सअप से क्या बोल दिया उसने? व्हाट्सअप कर दो। तो यहाँ पे ये चीज क्या है? सिनोनिम्स क्या होंगे आपके? जैसे अभी ये इसका एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉन्ग मूवी, लेंथी मूवी। अभी जैसे मान लो, अगर सपोज मैं बोलूं कि आई हैव सीन अ लॉन्ग मूवी, ठीक है, मान लो मैंने कोई लॉन्ग मूवी देखी, मीनिंग दोनों का सेम है, मीनिंग दोनों का सेम है, बट दोनों में से अट्रैक्टिव कौन सी लगती है? लेंथी या लॉन्ग? लेंथी। लेंथी क्यों? अच्छा, एग्जाम पेपर होता है, आपको क्वेश्चन पेपर होता है, क्या आप क्या कौन सा वर्ड यूज करना चाहोगे कि ये बिग पेपर था या लेंथी पेपर था? दोनों ठीक है वैसे तो, लेकिन आप बोलोगे क्या? लेंथी वर्ड। क्यों? क्योंकि लेंथी जो है एप्रोप्रिएट भी, उसी तरह से सिनोनिम्स यूज होते हैं, आपके अलग अलग वर्ड्स होते हैं, लेकिन उनमें से एप्रोप्रिएट कौन सा कहाँ पर फिट बैठेगा वो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए आपके सिनोनिम्स होते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं अपने किसी फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाऊं तुमसे, एक एग्जांपल और दे रही हूं, किसी फ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराऊं और वो मेरा जो फ्रेंड है वो आप में से किसी और का भी फ्रेंड है, ठीक है, और फिर कभी वो कहीं बाहर मिलता है और वो मुझसे ये बोले कि मुझे तुम्हारी वो फ्रेंड मिली थी, तो हम उस फ्रेंड को क्या बोलेंगे? बताओ, क्या हम उसको जनरल फ्रेंड बोलेंगे? नहीं। हालांकि जनरल का मतलब क्या हुआ कि सामान्य जो फ्रेंड होता है वो, लेकिन वहां पे मैं वर्ड क्या यूज करूंगी? कॉमन फ्रेंड।
ठीक है, कि वो कॉमन फ्रेंड था, उसका भी फ्रेंड था, मेरा भी फ्रेंड था। उसने मुझसे कहा कि जनरल फ्रेंड मिला था, तो मैं सोचूंगी कौन सा जनरल फ्रेंड, जनरल में तो बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन अगर वो कॉमन फ्रेंड कहेगा तो कहीं ना कहीं मैं अपने माइंड पे इस बात पे जोर दूंगी कि कोई ऐसा फ्रेंड जो मेरा भी फ्रेंड और सामने वाले का भी। ठीक है, तो यहाँ फर्क आ जाता है आपके सिनोनिम्स में। अगर आपको पता हो कि अपनी बात को कहने के लिए आपको कौन सा एग्जैक्ट वर्ड यूज करना है, तो वो चीज आपको क्लियर हो जाती है। ओके, एंटोनिम्स क्या होते हैं आपके? अपोजिट वर्ड। एंटोनियम अगर सपोज मैंने बोला आपको हॉट, इसका अगर अपोजिट होगा तो क्या होगा? कोल्ड। कोल्ड। अब सिनोनिम्स में अगर एक वर्ड के आपको 4 वर्ड्स मिल जाते हैं लर्न करने के लिए, तो क्या आपको एंटोनियम्स में उसके 2 वर्ड्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे ना, है ना? जो आपका एक्चुअल वर्ड है वो तो है ही, अगर आप उसका अपोजिट सोच के देखो, अगर आप सोचो कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो किसी चीज के बारे में, मुझे ये करना वो करना, कहीं ना कहीं उसकी नेगेटिव एस्पेक्ट भी तो आती है ना आपके लिए, है ना? अब बात यही आती है कि अगर मान लो आप किसी चीज को पॉजिटिव बोल रहे हो तो उसका नेगेटिव जो होगा उसको भी तो कुछ बोलते होगे ना, तो इसी वजह से एंटोनिम्स होते हैं। अगर आप वो कैब के अंदर एक वर्ड को याद करो तो ट्राई टू फाइंड द अनदर वन हु इज अपोजिट टू इट। ठीक है, हमेशा कहीं पे भी आप बुक में जो कुछ भी पढ़ो, सपोज आपने पढ़ा दिस, तो दिस का भी अपोजिट ढूंढने की कोशिश करो कि क्या अपोजिट होगा। ठीक है, तो वहां पे जब आप उसको अपोजिट ढूंढने जाओगे तो क्या आ जाएगा? दैट। ठीक है, तो ये सिनोनिम एंटोनिम्स आपकी हेल्प करते हैं वो कैब को स्ट्रॉन्ग करने में। फिर आते हैं आपके फॉरेन वर्ड्स। फॉरेन वर्ड्स क्या होते हैं? अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम फॉरेन लैंग्वेज क्यों यूज करें हमारी, और अब तो कुछ ज्यादा एक ट्रेंड किस चीज का चला हुआ है कि नहीं हमारे तो हरियाणवी में फिल्में भी बनने लगी है, मूवीज बनने लगी, हम तो हरियाणवी क्यों छोड़े, है ना? वो क्या करते हैं कि हम तो हरियाणवी बोलेंगे, लेकिन बेशक आप अपनी पुरानी लैंग्वेज ना छोड़ो, लेकिन जो नई लैंग्वेज है उनको सीखने में बुराई भी क्या है, राइट? उनको भी सीख लो। लोग तो स्पेशली कोर्सेज पे पेमेंट करते हैं 25,000 ऐसे ऐसे पे करके फ्रेंच, जर्मन, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज सीखते हैं। तो इंग्लिश जो है वो तो आपकी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, उसको तो सीखना चाहिए ना। तो फॉरेन वर्ड्स के लिए यहाँ पे क्या है, जो भी आपके फॉरेन वर्ड्स हैं, डॉक्टर क्या है? डॉक्टर जो है, डॉक्टर वर्ड जो है वो कौन सा वर्ड है? फॉरेन वर्ड्स है या अपना इंडिया का वर्ड है? फॉरेन वर्ड्स है। अपने इंडिया में क्या कहते थे? चिकित्सक। हाँ, हिंदी में जो है हम क्या बोलते थे? चिकित्सक। या फिर एक चीज और भी है, हरियाणा में चले तो उस चीज को बोलते सीधा डॉक्टर, है ना? इस तरीके से बोलते हैं उसको, डॉक्टर या डॉक्टर नहीं, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन आप अगर फॉरेन लैंग्वेज सीखते हो, फॉरेन वर्ड्स को इम्प्लीमेंट करते हो, तो आप वहां पे कभी भी डॉक्टर वर्ड नहीं यूज करते। आप क्या यूज करते हो? फीमेल डॉक्टर। डॉक्टर एज यूजुअल रहता है, आप क्या चेंज कर देते हो? मेल और फीमेल डॉक्टर। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो फॉरेन वर्ड्स आप जितने सीखोगे, मूवीज वगैरह आप जो देखते हो उनके अंदर जो वर्ड्स आते हैं, ट्राई टू लर्न दैट, वो कैब तभी स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कॉनोटेशन। कॉनोटेशन क्या होता है? बताओ। कॉनोटेशन वो वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है, लिखने में मीनिंग सेम है सबका, लेकिन उनके अंदर एक फीलिंग आती है। फीलिंग कौन सी आती है? वो चीज होती है कॉनोटेशन। जैसे कि अगर मान लो मैंने किसी को गाली दे दी, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि ये गाली मैंने तो क्या कहते हैं, मतलब हमारा तो ऐसी फ्रेंड सर्कल है, हम तो ऐसे गाली दे देते हैं। उनका कॉनोटेशन उस गाली के लिए क्या होगा? बहुत जनरल सा होगा, नेचुरल होगा वहां पे। लेकिन अगर वो गाली कोई थर्ड पर्सन सुन ले तो उसके लिए वो कॉनोटेशन कैसा होगा कि बड़े बदतमीज लोग हैं, आपस में गाली दे के बात करते हैं, ये रहता है ना। तो कॉनोटेशन का मतलब क्या होता है? सेंस। वर्ड बेशक सेम हो, नो प्रॉब्लम, बट उसकी सेंस सामने वाले के ऊपर इम्पैक्ट क्या डाल रही है, नेगेटिव या पॉजिटिव। इसका जो एग्जांपल है वो यहाँ पे दिया हुआ है, फैट एंड चबी का। फैट, अगर आप किसी को बोले यू आर फैट, उसमें क्या आ जाता है? उसको लगेगा कि ये मेरे ऊपर पॉइंट मार रहा है, कि मुझे ये बता रहा है कि भाई तुम मोटे हो। और चबी का मतलब क्या होता है? चबी का मतलब होता है क्यूटनेस। ठीक है, कि मतलब गोलू मोलू से हो, क्यूट लगते हो। उसमें क्या आ जाता है कि कहीं ना कहीं उसको ये तो चलो बोल दिया कि भाई तुम हेल्दी हो, और साथ ही साथ आपने क्या बोल दिया? उसको पॉजिटिव रिमार्क दिया, उसको बुरा भी ना लगे और उसको कहीं ना कहीं ये भी लगा। अभी जैसे कि अगर मान लो किसी ने उसको बोला, मान लो कोई बच्चा बहुत ज्यादा गोलू मोलू सा, बहुत अच्छा है, बहुत क्यूट लगता है वो, और कोई कुछ पड़ोस में से आकर उसको बोले अरे ये तो कितना मोटा बच्चा हो गया, इसकी एक्सरसाइज करवाया करो, ये करवाया करो, वो करवाया करो। वो रोता हुआ अपने पेरेंट्स के पास जाता है कि ये पड़ोस वाला लड़का मुझे ना बहुत मोटा मोटा कह रहा था, मैं बहुत मोटा हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। उस टाइम पे अगर बच्चों को पैम्पर करने के लिए पेरेंट्स ये बोल देते हैं अरे नहीं तुम मोटे नहीं हो, तुम तो बहुत गोलू मोलू क्यूट से हो, प्यारे हो,
देखो वर्ड उन्होंने भी यूज किया, बट उन्होंने क्या हिंदी में वर्ड यूज किया, बट यूज तो किए। उस टाइम पे उस बच्चे के मन में क्या जाएगा, अरे मैं तो बहुत क्यूट हूँ, मोटा हूं तो क्या हूँ लेकिन क्यूट हूँ। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, फैट की वजह हम क्या यूज करते हैं, अपना डब्ल्यू वर्ड। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कोलोकेशंस। कोलोकेशंस क्या होते हैं, कोलोकेशंस देखो आप यहाँ पे हमारे कोलोकेशंस का मैंने एग्जांपल्स नहीं डाउन किया। कोलोकेशन के अंदर क्या होता है, आपके जो वर्ड्स होते हैं, कोलोकेशन का मतलब कोलेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, इकट्ठे करना। ठीक है, कोलोकेशन के अंदर आपके प्रीफिक्सेस सफिक्सेस ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, जब आप किसी वर्ड के साथ कोई वर्ड पहले ऐड करते हो वो आपके क्या हो जाते हैं, प्रीफिक्स, और जो बाद में ऐड करते हो वो क्या हो जाता है, आपके सफिक्स। ठीक है, और दोनों को अगर सपोज आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसके अंदर प्रीफिक्स है या सफिक्स है, तो आप उसको क्या बोलोगे, सपोज समझ नहीं आता तो आप प्रीफिक्स या सफिक्स को क्या बोल देते हो, अफिक्स। क्या बोलोगे, अफिक्स। कोई भी वर्ड है। अच्छा, अगर मैं बोलती हूँ डिस्प्लेसमेंट, मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट, अब मुझे ये बताओ कि इसके अंदर क्या लगा हुआ, प्रीफिक्स या सफिक्स, बताओ। दोनों है। ये आपका जो आगे लगा हुआ ये क्या है आपका, और ये क्या है आपका, क्लियर है। इस तरह से आपके, अगर सपोज आपसे ये पूछा, अभी आपसे मैंने पूछा कि इसके अंदर क्या है, आपने बोला दोनों, अगर दोनों की जगह आप एक वर्ड यूज बोलते जो मैंने अभी बताया अफिक्स की, मैम इस वर्ड के अंदर अफिक्स यूज, तो वो मुझे क्लियर है ये किसको बता रहा है। अब वो मेरे ऊपर जाता है कि मैं इसको क्या कहते हैं, प्रीफिक्स में लूं या सफिक्स में लूं, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं किस चीज में उसको ऐड करूंगी। ठीक है, उसके बाद बात आती है आपकी इडियम्स की। इडियम्स तो सबको पता है, इडियम्स का क्या होता है, इडियम्स, इडियम्स को हिंदी में मुहावरे बोलते हैं। मतलब आपके जो एग्जैक्टली वर्ड आपको दिए हुए होते हैं उन वर्ड्स का मीनिंग कुछ और निकलता है। ठीक है, हिंदी का कोई भी एक मुहावरा बताओ, सॉरी 9-2-11 होना। ठीक है, अब ये देखो 9-2-11 कहाँ पे इसमें मैथ्स डाल दिया, 9-2-11 होना, और इसका मीनिंग देखे तो क्या निकलता है, भाग जाना। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जो आपके इडियम्स है, इडियम्स में यहाँ पे ब्लैक शिप लिखा हुआ है। ठीक है, ब्लैक शिप आपने देखी है, कभी देखा ब्लैक शिप को, ब्लैक शिप बहुत रेयर मिलता है। तो यहाँ पे क्या गया, द ओड वन इन द फैमिली, कि मतलब फैमिली के अंदर जो सबसे अलग हो, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्शन में अलग जा सकता है, अपने जो बॉडी स्ट्रक्चर उसमें अलग जा सकता है, इंटेलिजेंसी के अंदर अलग जा सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लैक शिप। अब ब्लैक शिप को देखते सडन जो हमारे यहाँ के लोकल बंदे हैं वो पता है क्या, एक आइडिया लगा ब्लैक शिप मतलब कि घर का सबसे काला इंसान होगा। ठीक है, इस तरीके से लगा लेंगे, लेकिन क्यों, क्योंकि ये कहा जरूर गया है यहाँ पे, लेकिन इसका मीनिंग कुछ और निकलता है। जो हमें ये चीज, इसकी सेंस को समझना होगा कि ब्लैक शिप जनरली मिलता नहीं। अगर कोई बोले व्हाइट एलिफेंट, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, व्हाइट एलिफेंट भी ऐसा ही है जो बहुत रेयरली मिलता है और बहुत कॉस्टली मिलता है। दैट मीन्स कि हम इसको बोलेंगे द गिफ्टेड वन इन द फैमिली। ठीक है, जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। ये यहाँ पर आ जाएगा आपका फ्रेजल वर्ब्स। तो बहुत बार करवा दिया आपको, बताओ क्या होता है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स वो होती हैं ऐसी वर्ब जो साथ में फ्रेज बन के काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा पास अवे। अब यहाँ पे वर्ब क्या है आपकी, पास है, इसके साथ मैंने अवे लगा दिया। पास अवे का मतलब क्या हुआ, डाई। ठीक है, पास अवे का मतलब क्या हो गया, डाई। अब आपको, अगर आप किसी से बोलो कि उसके फादर मतलब एक्सपायर हो चुके हैं, डाई, डेड हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है ना। अगर आप उसकी जगह वर्ड यूज करो हिज फादर इज पासेज अवे, तो वहां पे क्या यूज होगा, मतलब देखो ये जनरली बड़ा समझने वाले के लिए बहुत। अब किसी को एक तो हम बोले कि उसके फादर मर गए, और एक हम किसी को बोले कि उसके पिताजी गुजर गए, तो कौन सी सेंस ज्यादा अच्छी लगी, सेकंड वन। तो उसी तरह से अगर आप डाई की बजाय पासेज अवे लिखो, पासेज अवे बोलो, तो वो चीज ज्यादा इफेक्टिव लगती है। और इसी तरीके से इन्हीं वर्ड से आप जब कहीं बाहर उठो बैठो, कौन कौन से वर्ड्स आपको यूज करने, कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज करने, ये आपको अपने माइंड में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका एक और लिखा है मैंने यहाँ पे पासअप। पासअप मतलब डिनाई। अगर मान लो मैं आपका जो ग्रुप है उसमें कोई चीज किसी से पूछती हूँ, कोई भी मैं आपसे एग्जांपल पूछती हूँ, आपको नहीं आता, तो आप क्या कहोगे, पास। ठीक है, क्या बोल दोगे, पास। मैं उससे पूछूं कि आप हाँ जी बताओ इसका जवाब, आप बोल दो कि मैम पासअप, मतलब मेरी तरफ से तो ना है, मैं कुछ नहीं बता सकता इसमें, आप नेक्स्ट से पूछ लो। तो यहाँ पे क्या वर्ड हो गया, पासअप।
ये एक गेम भी हुआ करता था, अगर आपने कभी खेला हो तो कोई चीज ना अगर ना आए तो पास, बोल भी होती थी ना कि अगर तेरे बस का नहीं ये काम करना तो इसको पास कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है आपके ये पॉइंट्स जो है आपके सारे काम करते हैं। फिर उसके बाद जो आपके वोकैब को इंक्रीज करने के लिए जरूरी मतलब क्या है, किस तरह से आप उस पर काम करोगे, ये तो थे आपके जो काम करने वाले आपके स्ट्रक्चर्स है जिनके अंदर ये काम चलता है। सबसे पहले आप क्या यूज करोगे, बी अवेयर ऑफ वर्ड्स। जो भी वर्ड्स आप बोल रहे हो आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जब भी आप बोलो तो आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे उसके बारे में पता है। ठीक है, उसके बाद आप कहते हैं रीड वॉरेसियसली। वॉरेसियसली का मतलब क्या होता है, कभी भी ऐसा मत करो कि एक लाइन आपने पढ़ी, बुक बंद कर दी, एक गाना सुनने लगी, उसके बाद आपने दूसरी लाइन पढ़ी फिर गाना। इससे क्या होता है, आपकी रिदम छूट जाती है। रिदम छूटने से आपको ये नहीं पता चलता कि आपकी फर्स्ट लाइन में कौन सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड था, सेकंड में कौन सा है। अगर आप पूरे पढ़ते जाओगे, पूरा पैसेज पढ़ोगे जो आपके एग्जाम में भी आता है, तो आप ये नहीं बोलते कि बड़ा लेंथी पैसेज था, बहुत उसमें कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स थे जो हमें नहीं आए, है ना। तो अगर आप वर्ड्सली उसको 2-3 बार पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं ये लगने लगता है ना कि आप उसमें मैच कर पा रहे हो, वर्ड्स निकल के आ रहे हैं, उसकी सेंस समझ में आ रही है। तो इसी तरह से वर्ड्सली करना चाहिए। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है उसको 1-2 बार लगातार पढ़कर देखो, आपको वर्ड्स निकलना शुरू हो जाएंगे, समझ में आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद है यूज अ डिक्शनरी, जो आई थिंक आज के टाइम में कोई यूज नहीं करता। फोन ऐसे चल पड़े अपने, लेकिन फोन में भी तो डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी का यूज किया करो। जब भी वर्ड्स जहां कहीं से भी पढ़ो अंडरलाइन करो, उसी टाइम जो आप राइट कर दो उस वर्ड को। ठीक है, अपनी बुक में राइट कर लो, आपकी बुक जो है आपकी चलती फिरती डिक्शनरी बन जाएगी। कभी भी जब एग्जाम का टाइम होगा उसको ओपन करके देखोगे तो आपको पता होगा इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वन है मेंटेन ए जर्नल। आज के टाइम में आपने कुछ वर्ड सीखे, आपने नोटबुक लगा रखी है, उसके अंदर वो वर्ड्स लिख लिए, तो कहीं ना कहीं जब ऐसे डेली आप कुछ ना कुछ वर्ड्स लिखते जाओगे तो एक टाइम पे आपकी खुद की एक जर्नल तैयार हो जाएगी, जिसको जब भी पढ़ोगे ना आपको ये लगेगा कि ये सारे वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं ना, ये मैंने सीखे हैं, ये मैंने पढ़े हैं। और जब एक बुक जर्नल तो पता है ना बहुत बड़े होते हैं, कम से कम 50,000 वर्ड्स उसमें आ जाते हैं। जब खुद को 50,000 वर्ड्स आते हो तो वो तो अपने आप में एक खूब एनरिच वोकैबुलरी आपके अंदर चल रही है फिर, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आते हैं यूज न्यू वर्ड्स। डेली वही मैं आपको वही बात बोलूं, एक जैसे वर्ड्स यूज मत करो, नयापन लाने के लिए कुछ न्यू वर्ड्स यूज करो। जैसे अगर मान लो सपोज आपके अटेंडेंस लेते हो, आप अपने अटेंडेंस लो, किसी ने बोला यस मैम यस मैम यस मैम, वो बहुत पुराना हो चुका है। अगर कोई एकदम से प्रेजेंट मैम बोलता है, अच्छा लगता है, इफेक्टिव लगता है। और अगर उसके बाद सपोज प्रेजेंट मैम बोलने के बाद किसी और से अटेंडेंस लेने लगी मैं, और क्या कहते हैं, किसी ने बोला मैम अटेंडिंग मैम, मैं अटेंड कर रहा हूँ मैम, ठीक है, तो मैं ये वर्ड्स जो है डेली के कुछ वर्ड्स लेके आया करो कि मैम से मैं कल इस तरह से बात करूंगा तो मुझे ये वर्ड यूज करना होगा, मैं ये वर्ड्स यूज करूंगा मैम के साथ। ठीक है, तो आपको डेली वर्ड्स जो यूज करने चाहिए। एंगेज इन कॉन्वर्सेशन, मैंने अभी आपको बताया था जब मैं अपना काम कर रही थी, मैंने आपसे कहा था कि खुद जो है कम्युनिकेशन करो। ठीक है, कॉन्वर्सेशन में बातचीत करने में खुद को एंगेज किया करो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके पास जो घिसे पिटे वर्ड्स हैं, जो आपके पास अपने ओन वर्ड्स हैं जिनको यूज कर चुके हो, उनको यूज मत करो, कुछ नए वर्ड्स यूज करो। ठीक है, नए नए वर्ड्स डेली अपनी कॉन्वर्सेशन में लेकर आओ, एक दूसरे को बातचीत करने में एंगेज करके रखो, तब आपकी वो कैप जो है ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएगी। स्टडी न्यू वर्ड्स रेगुलरली, सिर्फ बोलना ही नहीं है, आपको स्टडी भी करना है। बहुत सारे वर्ड्स जो हैं हर साल वोकैबुलरी ऑक्सफोर्ड, जो हमारी ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी है, वो जो है पब्लिश करते हैं 10,000 के आसपास वर्ड्स को, और हमें तो शायद 10,000 के 10 वर्ड्स भी नहीं पता होंगे कि कितने वर्ड्स जो है वो 10 वर्ड्स भी हम कैच नहीं कर पाते होंगे। तो आपको क्या करना है कि नए नए वर्ड्स जो निकल के आते हैं बुक में, बहुत सारी बुक में कुछ नए नए वर्ड्स आते हैं, जब आप देख के ये सोचते हो कि तो बहुत मतलब एकदम से नया वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या है, तो उनको सीखो। ये नहीं कि चल छोड़ना, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं उसको छोड़ देता हूँ, नहीं, उसको करने की कोशिश करो। उसके बाद है गो बैक टू द रूट्स। रूट्स पे जाना बहुत जरूरी है। मतलब अगर किसी वर्ड की रूट का आपको पता है, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लिख दूं, ये मैंने ये लिखा, ये क्या है आपका एयर। एयर मीन्स अगर मैं बोलूं, अगर आपको ये वर्ड मिल जाता है, ठीक है, तो एरोप्लेन, यहाँ पे एयर है, इसका रूट वर्ड क्या है ये, ठीक है। अब इसका ये रूट वर्ड है तो एरोप्लेन में आपको क्लियर हो जाएगा ना कि कुछ भी हो ये ऐसा है जो एयर हवा से चलता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर मान लो ये एयर का ही मैं कर दूं एरोस्पेस, इसका मतलब
जो प्लैनेट्स हैं, जो स्पेस में है वो, मतलब ये सारे के सारे किससे रिगार्डिंग, आपका रूट वर्ड क्या है इसका, एयर। इज इट क्लियर? अगर रूट वर्ड में चले जाओगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा समझना कि इस वर्ड को हमें कैसे कैरी करना है, और रूट वर्ड पे जाने की कोशिश करो। बहुत सारे वर्ड्स तो ऐसे हैं जो आपके रूट से क्लियर हो जाएंगे, याद करने में बहुत इजी रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपकी स्किल्स हैं। स्किल्स आपकी बेसिकली दो हैं, ओरल एंड रिटन। ठीक है, ओरल में कौन कौन से आती है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, और आपकी रिटन में कौन से आएंगी, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज, ओरल वोकैब में बात करते हैं लिसनिंग, तो आमूमन हम लिसनिंग के टाइम पे 50,000 से ज्यादा वर्ड्स सुनते हैं पूरे दिन में, चाहे वो यूट्यूब हो, ठीक है, या फिर आप कोई भी इंग्लिश मूवी देख रहे हो या किसी से भी सुन रहे हो, आप पूरे दिन में यू हैवंट एनालाइज दैट कि आप एक दिन के अंदर कम से कम 50,000 वर्ड सुनते हो। ठीक है, आप एक दिन में इतने वर्ड सुनते हो। स्पीकिंग कितने कर पाते हो, ओनली 10,000। एक दिन में आप सिर्फ 10,000 वर्ड्स जो है स्पीक कर पाते हो। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ओरल वोकैब, जो आप सुनकर या बोलकर सीखते हो। उसके बाद आते हैं आपके रिटन वोकैब। रिटन में आपका आता है रीडिंग, राइटिंग, मतलब पढ़ कितने लेते हो, एक दिन में आप सिर्फ 20,000 वर्ड्स पढ़ पाते हो। ठीक है, राइटिंग एज यूजुअल स्पीकिंग की तरह सिर्फ 10,000 ही आप राइट कर पाते हो। जो भी कर सकता है वो 10,000 ही कर सकता है, इससे ज्यादा एक दिन में वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपकी ओरल वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी। अब देखो सबसे ज्यादा 50,000 आप यहाँ से सीख रहे हो, तो स्पीकिंग की पावर आप खुद बढ़ा सकते हो। कोई अगर 10,000 कहता है कर सकते हो, यू हैव टू चैलेंज दैट। ठीक है, चैलेंज करो उनको कि हम 10,000 से ज्यादा कर सकते हैं। उसी तरह से रीडिंग जितना पढ़ते हो उतना लिखने की भी कोशिश करोगे तो ये चीज भी इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद इसको बोलते हैं लिसनिंग और रीडिंग स्किल्स को रिसेप्टिव वोकैब। मतलब ये देखो, लिसनिंग भी दूसरे किसी से सुनते हो, रीडिंग भी किसी और की लिखी हुई बुक्स वगैरह पढ़ते हो। ठीक है, किसी और का सारा मटेरियल तो वो पढ़ते हो, तो ये आपकी क्या है, रिसेप्टिव वोकैब। इसी तरह से यहाँ पे आपकी स्पीकिंग और राइटिंग, ये क्या है आपकी एक्सप्रेसिव वोकैब, मतलब एक्सप्रेस करते हो खुद को, अपनी बातों को, अपने फीलिंग्स को, थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए आप स्पीकिंग करते हो। मैं क्या कर रही हूँ, एक्सप्रेस वोकैब यूज कर रही हूँ। ठीक है, और राइटिंग, अगर मुझे कुछ भी आपको रिटर्न में कोई असाइनमेंट खुद लिख के दे रही हूँ, दैट मीन्स आई एम यूजिंग एक्सप्रेसिव वोकैब। ये जो मॉडल है, ये जो स्ट्रक्चर है, समझ में आ गया? ठीक है, ये आ गया कंटेंट सब आपको समझ में। वोकैब का अपना इतना ही है। ठीक है, इसकी जो एक्सरसाइजेज है वो कर लेना सभी। ठीक है।